हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं इस सीरीज में आपको नीट का जो पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूँ। कंप्लीट आंसर की मिल रही है जिसमें आपका जो क्वेश्चंस आया हुआ उसको आप एनालाइज कर पाओगे और आपका कितना स्कोर बन रहा है वो आप देख पाओगे। और जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हो वो इनसे कुछ सीख पाओगे कि कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियो में मैंने 101 से 125 तक मैंने सॉल्व करा दिया था। अब हम लोग यहाँ 126 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो पार्ट बाय पार्ट आ रही है, तो सारी पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें सारे पार्ट मिल जाएंगे। और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर एक सब्जेक्ट के एनालाइज आपको कम्प्लीटली दिख जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोकोलाइड केरागिन किससे प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए केवल रोहोडोफाइसिस से, ऑप्शन बी केवल फियोफाइसिस से, ऑप्शन सी क्लोरोफाइसी एवं फियोफाइसिस से, एंड ऑप्शन डी फियोफाइसी एवं रोडोफाइसी दोनों से। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल रोडोफाइसी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन बंडलों के विषय में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। ठीक है, जड़ में एक संवहन बंडल में जाइलम और फ्लोएम विभिन्न त्रिज्याओं पर एकांतरण रूप में व्यवस्थित होते हैं। ओके, ये सही होगा। ऑप्शन बी विभिन्न त्रिज्याओं पर एकांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। संयुक्त बंद संवहन मंडलों में कैम्बियम नहीं होता, हाँ ये भी सही होगा। खुले संवहन मंडलों में कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित होता है, बिल्कुल जी ये भी सही है। नेक्स्ट है, द्विबीजपत्री के तनों के संवहन मंडलों में मध्यादिदारुक प्रोटोजाइलम होता है, हाँ बिल्कुल ये भी सही होगा। और नेक्स्ट है, एक बीजपत्री जड़ में प्राय 6 से अधिक जाइलम मंडल होते हैं, बिल्कुल ये भी सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई है ना, यहाँ पे ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया गया है जिसमें ऑल करेक्ट हो। तो इस क्वेश्चन को जिसने भी अटैम्प्ट किया उसको बोनस मार्क्स मिलेगा कंफर्म। जो भी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हो, चाहे उसने ए लगाया हो, बी, सी, डी, कोई भी एक ऑप्शन लगाया हो, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, आपको कंफर्म मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन सही है और ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया था। ठीक है, ये ऑप्शन डी में अगर ए लगा देता तो आपका सब कुछ आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया था, तो सभी को आपको बोनस क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा इसका। चलिए, बोनस मार्क्स मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिमेल है, मतलब कौन मैच नहीं कर रहा है? पोरफायरा, फ्लोरिडियम मॉस, ऑप्शन बी वॉल्वैक्स मॉन्ड, ऑप्शन सी एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन, एंड ऑप्शन डी यूलोथ्रिक्स मोनिटॉल। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये मैच नहीं करा। ठीक है, यूलोथ्रिक्स का मोनिटॉल नहीं होगा। बाकी पोरफायरा का एकदम सही है, वॉल्वैक्स का भी सही है और एक्टोकार्पस का भी सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, दो कथन आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है एक कथन है और दूसरा कारण है, उन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। ओके, तो कथन पढ़ लेते हैं और आपको आंसर देना है कूट में। तो कथन क्या है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को डीएनए प्रबंधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जी बिल्कुल सही है ये कथन, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा कारण क्या है? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन को रूपांतरण का पता लगाने के लिए एक सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जी बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो आप देखोगे ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है, हमने बोला दोनों सही है, लेकिन आर जो है ना एक का सही व्याख्या नहीं करता, तो बिल्कुल जी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, जब ग्लूकोज का प्रत्येक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित होता है तब एटीपी का नेट लाभ कितना होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। ठीक है, नेट जो प्रॉफिट होता है वो आपका 8 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय पादप वृद्धि नियंत्रण पादपों के लिए किस प्रयुक्त किए जाते हैं?
गैसीय पादप वृद्धि नियंत्रण पादपों में किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए शीर्षस्थ प्रभाविका के नियंत्रण में सहायक के लिए, ऑप्शन बी खेतों में द्विबीजपत्री खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, ऑप्शन सी माल्टन प्रक्रम की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी जड़ों की वृद्धि और मूल रोमों के निर्माण के उत्पन्न करने के लिए जिससे कि अवशोषण स्तर में वृद्धि हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जड़ों की वृद्धि और मूल रोमों के निर्माण के उन्नत करने के लिए जिससे कि अवशोषण सतह में वृद्धि हो, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से नीचे दो कारण दिए गए हैं और इसमें आपको ये कोड आप देख सकते हो और आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कथन क्या है। कथन जो 1 है वो है C4 पादपों में प्राथमिक CO2 ग्राही फास्फोनोलाइप्लेट होता है और यह पर्णमध्यतांत कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये गलत है, ये इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन बोला C4 पादपों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में रूबिस्को एंजाइम्स का अभाव होता है। तो ये सही है, ठीक है। तो आपको देख लेना कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया गया है। तो ऑप्शन बी अगर आप देखोगे कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक बाह्य स्थान संरक्षण विधि नहीं है? सूक्ष्म प्रवर्धन, निम्न ताप परिरक्षण, ऑप्शन सी पात्र निषेचन एंड ऑप्शन डी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन केमियोस्मिस के द्वारा एटीपी संश्लेषण के दौरान ऊर्जा निर्मुक्त होने के विषय में सत्य नहीं है? इसमें क्या शामिल है? ओके, ऑप्शन है झिल्ली के पास जो होता है ना स्ट्रोमा में प्रोटीन का संचलन, झिल्ली के पार स्ट्रोमा में प्रोटीन का संचलन। ऑप्शन बी झिल्ली के स्ट्रोमा की तरफ NADP का NADPH2 में उपचयन। ऑप्शन सी प्रोटॉन प्रवणता का विघटन एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्रवणता का विघटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्रवणता का विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सूत्री कोशिका विभाजन के दौरान कभी भी नहीं होती है? ठीक है, ऑप्शन ए समजात गुणसूत्रों का युग्मन, ऑप्शन बी क्रोमेटिड का कुंडलीकरण और संघनन, ऑप्शन सी तुर्क तंतुओं का गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ना एंड ऑप्शन डी तारक केंद्रों का विपरीत ध्रुवन की तरफ गमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारक केंद्रों का विपरीत ध्रुवों की ओर गमन। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता सूत्री विभाजन के दौरान। ओके, तो ये हमारा जो बॉटनी का सेक्शन 1 था। ठीक है, अब बॉटनी का सेक्शन 2 इससे 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए दो कथन है जिसमें एक कारण है और एक आपका रिलेशन बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो आप ये देख सकते हो, आंसर इस टाइप के आपको कूट में देना है। ठीक है, हाँ, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जो हमारा कथन है वो क्या है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम एक ही गुणसूत्रों के समीप स्थित जीनों के लिए सही नहीं है। बिल्कुल ये सही है, एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा जो कारण है, नज़दीकी रूप में संबंधित जीनों का स्वतंत्र रूप में अपव्यूहन होता है। तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन जो कारण है ये गलत है। अब देख ले तो ऑप्शन कैसा है। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे ए सही है परंतु आर सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ओके, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में चिन्हित फल का कौन सा भाग इसे आभासी फल बनाता है? आभासी फल बनाता है। ठीक है, ये आप फिगर देख सकते हो और इसमें ABCD डिनोट किया गया। सी जो है ना वो डिनोट करता है पुष्पासन को, बी बीज को, और ए जो है मध्य फल भित्ति को, और बी जो है अंत फल भित्ति को। ये डिनोट कर रहा है, ये आप देख सकते हो और इसमें आपको बताना है। ओके, तो आप देखो क्वेश्चंस क्या बोला गया, दी गई आकृति में चिन्हित फल का कौन सा भाग इसे आभासी फल बनाता है? तो आभासी फल कौन सा भाग बनाएगा? तो आभासी फल बनाएगा हमारा ये जो सी है ना,
ये बनाएगा, ठीक है। पुष्पासन, पुष्पासन इसको आभासी फल बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली में बसों के संपूर्ण बेड़े के डीजल से सीएनजी में परिवर्तन कर दिया गया है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह डीजल से सस्ती है। ऑप्शन बी, डीजल की तरह इसमें मिलावट नहीं की जा सकती। ऑप्शन सी, सीएनजी डीजल की बजाय अधिक कुशलता से जलती है। एंड ऑप्शन डी, इस परिवर्तन के मूल्य को कम करने के लिए उसी डीजल इंजन का सीएनजी बसों में उपयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस परिवर्तन के मूल्य को कम करने के लिए उसी डीजल इंजन का सीएनजी बसों में उपयोग किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हो कूट में दिया गया है और इसमें आपको कूट के हिसाब से आंसर देना। ओके, और ये आप देख सकते हो इस टाइप के आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या कूट है। तो बोला गया लिपिड के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और आपको आंसर देना है। ओके, लिपिड के विषय में आपको आंसर देना है, क्या क्या आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। पहला है, प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाने वाला लेसिथिन एक ग्लाइकोलिपिड है, बिल्कुल गलत। दूसरा, संतृप्त वसा अम्लों में एक या अधिक सी डबल बॉन्ड बंद होते हैं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी, जिंजेली तेल का गलनांक कम और अतः यह सर्दियों में तेल जैसा ही रहता है, हाँ बिल्कुल ये जी सही है। नेक्स्ट है, लिपिड प्राय जल में अघुलनशील होते हैं परंतु कुछ कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है, ये 100% सत्य है। और ऑप्शन ई है, जब वसा अम्लों को ग्लिसरॉल के रूप में एस्टीकृत किया जाता है तब मोनोग्लिसरॉल बनते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा सी, डी और ई तीन ऑप्शन सही होंगे और ए और बी गलत होगा। तो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में आप देखोगे पहले में सी, डी और ई हमारा सही है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके दौरान ट्रांसपोजन को प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन है ऑटो रेडियोग्राफी, ऑप्शन बी जीन सीक्वेंसिंग, ऑप्शन सी पॉलीमरेज श्रृंखला विक्रिया एंड ऑप्शन है जीन साइलेंसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन अनुक्रम, जिसको हम लोग जीन सीक्वेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। जीन सीक्वेंसिंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कूट में देना है, आप ये देख सकते हो, है ना, कूट है। तो चलिए देख लेते हैं, कूट में आपको आंसर देना। ओके, दे देंगे। पहला है, इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा गया? पहले क्वेश्चंस बोला गया, बसंत दारू के आंतरिक संरचना कुछ विशिष्ट लक्षणों को दर्शाती है। निम्न में से बसंत दारू के विषय में कौन सा कथन सही है? बसंत दारू के बारे में आपको सही कथन चूज करना, ठीक है। ओके, पहला, इसे अग्र दारू भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, बसंत ऋतु में कैम्बियम संकरी वाहिका वाले जाइलम का निर्माण करती है, नहीं ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, ये हल्के रंग की होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, बसंत दारू और शरद दारू एकांत संकेंद्र वलय के रूप में होते हैं जो वार्षिक वलय बनाते हैं, बिल्कुल वार्षिक वलय आधा आधा मिल के बनाया जाता है, तो सही है। एंड ऑप्शन डी, इसका घनत्व कम होता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा हो जाएगा ए, सी, डी और ई, ठीक है, ए, सी, डी और ई। तो आप देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी, डी और ई किस में है? ऑप्शन डी में, ए, सी, डी और ई। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक समष्टि के परस्पर क्रिया की व्याख्या करते समय प्लस चिन्ह को लाभदायी परस्परीकरण के रूप में दिखाया गया और माइनस चिन्ह को अहितकर परस्परीकरण के रूप में दिखाया गया और जीरो को निष्प्रभावी परस्परीकरण के रूप में दिखाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा परस्परीकरण में उस परस्परीकरण में शामिल एक जाति को प्लस और दूसरे को माइनस दिया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन है सभोजिता, ऑप्शन बी स्पर्धा, ऑप्शन सी परभक्षण एंड ऑप्शन डी अंतर जातीय परजीविता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परभक्षण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ऑटोसोम संयोजी प्रभावी लक्षण की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी थैलेसीमिया, ऑप्शन सी सिकल सेल एनीमिया एंड ऑप्शन डी मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। सो इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मायोटोनिन डायस्ट्रोफी। ठीक है, ये जो होता है हमारा ऑटोजोम संयोजी प्रभावी लक्षण की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फास्फोरस चक्र की गति को बढ़ा देगा? ऑप्शन ए चट्टानों का अपक्षय, ऑप्शन बी वर्षा और तूफान, ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन का जलना एंड ऑप्शन ए ज्वालामुखी क्रियाकलाप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चट्टानों का अपक्षय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के निम्नलिखित प्लेंडोमिक बेस सीक्वेंस में से कौन सा आसानी से एक विशेष प्रतिबंधक एंजाइम से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हो, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पादपों में संवहन बंडल के चारों ओर पाए जाने वाली बड़ी बंडल आच्छाद का क्या कार्य है? ऑप्शन ए पौधे को उच्च तापमान को सहने की शक्ति देना, ऑप्शन बी संवहन ऊतक को उच्च प्रकाश तीव्रता से बचाना, ऑप्शन सी प्रकाश शोषण पथ के लिए स्थान प्रदान करना एंड ऑप्शन डी केल्विन चक्र के संचालन के लिए क्लोरोप्लास्ट की संख्या को बढ़ाना। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केल्विन चक्र के संचालन के लिए क्लोरोप्लास्ट की संख्या को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आनुवांशिकी वैज्ञानिक किसी जीव की संपूर्ण जीनोम को बिना देखे सीक्वेंस करने की कोशिश करने के बाद विभिन्न खंडों को कार्य का निर्धारण करता है, तब उसके द्वारा अपनाई गई विधि को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन ए एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ऑप्शन बी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ऑप्शन सी सीक्वेंस एनोटेशन एंड ऑप्शन ए जीन मैपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, अनुक्रमण और टिप्पणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। पहला जो है मध्य केंद्रीय गुणसूत्र, तो मध्य केंद्रीय गुणसूत्र का क्या होगा? आपका 3 हो जाएगा। गुणसूत्र मध्य में स्थित होता है और गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ठीक है, उसके बाद बी में अग्र बिंदु गुणसूत्र है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणसूत्र बिंदु अंत के समीप होता है और एक भुजा बहुत छोटी और दूसरी बहुत लंबी होती है। ऑप्शन सी है उपमध्य केंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय का हो जाएगा हमारा 4। गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है और यह एक भुजा छोटी व एक भुजा बड़ी होती है। एंड ऑप्शन डी अंत केंद्रीय गुणसूत्र, अंत केंद्रीय गुणसूत्र का हो जाएगा हमारा 2, मतलब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको 3 में दिख जाएगा। ठीक है, तो 3 जो है ना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विलयन में विलय मिलाने से क्या होगा? इसका जल विभव शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी जल विभव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन सी जल विभव बढ़ जाएगा एंड ऑप्शन डी जल विभव कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल विभव कम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और मिलाने के बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो मैं आपको मिला के बता देता हूँ। तो पहला है स्पायरोगायरा, तो स्पायरोगायरा का हो जाएगा प्रभावी अगुणित स्वतंत्र युग्मोद्भिद, हाँ मतलब बी हो जाएगा। ठीक है, स्पायरोगायरा का बी हो जाएगा। ऑप्शन बी है फर्न, फर्न का हो जाएगा ऑप्शन 3, मतलब प्रभावी द्विगुणित बीजाणुद्भिद जो प्रोथैलस कहा जाने वाला लघुकृत युग्मोद्भिद के साथ एकांतरित होता है। ठीक है, उसके बाद है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया का हो जाएगा हमारा 4, मतलब प्रभावी अगुणित पत्तीदार युग्मकोद्भिद जो आंशिक रूप से निर्भर बहुकोशिकीय बीजाणुद्भिद से एकांतरित होता है। ठीक है, और उसके बाद बचता है साइकस, साइकस का क्या हो जाएगा 1, साइकस का हो जाएगा 1। साइकस में प्रभावी द्विगुणित बीजाणुद्भिद संवहन उत्तकीय पादप जिसमें नर और मादा युग्मोद्भिद अत्यंत लघुकृत होते। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला लेना
और ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख जाएगा, ऑप्शन 4 में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा आपको ऑप्शन 4 में दिख गया। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक है। हमने इस वीडियो में 126 से 150 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, जो कि हमारा बॉटनी का था। इससे पहले बॉटनी का हमने 101 से 125 तक कर दिया। 2 पार्ट में बॉटनी खत्म हो गया। जो प्रीवियस पार्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद आपको जूलॉजी का भी मिल जाएगा, उसी में जूलॉजी का पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें आपको जूलॉजी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पूरा पेपर को एनालाइज कर लीजिए और आप लोगों को कमेंट करके बताना आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको नीट से रिलेटेड पल पल अपडेट मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।